द इन्फिनिट लर्नर में आपका स्वागत है। अगर आपने कुछ सीखा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अधिक सीखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नया साल मतलब पार्टियां, आधी रात का काउंटडाउन और हाँ, वो संकल्प जो शायद फरवरी तक भी ना टिके। हम सब इसे मनाते हैं, पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ कैलेंडर बदलने से कहीं ज्यादा है? हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी लगी है, द डॉन ऑफ जैनस, अ स्टडी ऑफ न्यू ईयर ट्रेडिशंस। और ये कहती है कि 1 जनवरी का जश्न सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो हमारी उम्मीदों, अफसोस और एक नई शुरुआत की चाहत से जुड़ा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा उत्सव है जो समय, बदलाव और उम्मीद जैसी यूनिवर्सल भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि ये एक प्राचीन रोमन परंपरा से निकलकर एक ग्लोबल त्योहार कैसे बन गया। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्राचीन रोमन देवता आज भी हमारे नए साल के संकल्पों को कैसे प्रभावित कर रहा है, और क्यों दुनिया भर में आतिशबाजी का शोर सिर्फ जश्न नहीं बल्कि कुछ और भी है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये स्टडी इस बात पर खास जोर देती है कि ये उत्सव समय के साथ कैसे बदला है। ये सिर्फ एक पश्चिमी सोच नहीं रही, अब इसने एक वैश्विक रूप ले लिया है। पर इसकी जड़ें इतनी गहरी और मतलब प्रतीकात्मक हैं कि हम अनजाने में ही हजारों साल पुरानी रस्में निभा रहे हैं। ये जानना वाकई फैसिनेटिंग है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ और आज इसका असल मतलब क्या है। तो चलिए जड़ों से ही शुरू करते हैं। स्टडी का नाम ही जैनस के नाम पर है, रोमन देवता। हम सब ने सुना है कि जनवरी का महीना उन्हीं के नाम पर है, पर इस स्टडी का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा मुझे लगा वो ये है कि ये नए साल को सिर्फ जैनस के नाम से नहीं बल्कि उनके मनोविज्ञान से जोड़ती है। उनके 2 चेहरे थे, एक अतीत में देखता था, एक भविष्य में। ये सिर्फ एक छवि नहीं है, ये एक तरह का तनाव है ना? ये बहुत अच्छा पॉइंट है और स्टडी इसी तनाव की बात करती है। जानस सिर्फ दरवाजों और शुरुआत की देवता नहीं थे, वो बदलाव की देवता थे और बदलाव हमेशा अनिश्चित होता है। उनका एक चेहरा पीछे देख रहा है, गुजरे साल के अनुभव, सफलताएं, गलतियां, इन सब का जायजा ले रहा है। और दूसरा चेहरा आगे देख रहा है, आने वाले साल की अनिश्चितताओं की तरफ, उम्मीदों और योजनाओं की ओर। नए साल का उत्सव असल में इसी मानसिक स्थिति का जश्न है। मतलब हम एक ही समय पर सोच भी रहे हैं और योजना भी बना रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल मोमेंट है। और ये बात मुझे संकल्पों या न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस वाली परंपरा से सीधी जुड़ती हुई दिखती है। हम सब जानते हैं कि जूलियस सीजर ने 45 ईसा पूर्व में 1 जनवरी को साल का पहला दिन मनाया था। पर ये संकल्प लेने की परंपरा क्या ये भी उतनी ही पुरानी है? स्टडी के मुताबिक हाँ, मतलब इसका रूप बदला है, लेकिन जो भावना है वो वही है। प्राचीन रोम में लोग जेनस से वादे करते थे। अच्छा, वादे करते थे? हाँ, कि वो आने वाले साल में बेहतर इंसान बनेंगे, अपने कर्ज चुकाएंगे और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये एक तरह का कह सकते हैं कि नैतिक और सामाजिक अनुबंध था। और आज के संकल्प? आज हमारे संकल्प ज्यादा व्यक्तिगत हो गए हैं। वजन कम करना है, नई स्किल सीखनी है, ज्यादा पैसे बचाने हैं, लेकिन मूल भावना वही है, आत्म सुधार की इच्छा। ये उस भविष्य वाले चेहरे को एक ठोस योजना देने की कोशिश है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी तो है। स्टडीज बात को भी छूती है कि ज्यादातर संकल्प बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। तो अगर ये परंपरा इतनी शक्तिशाली है तो हम इसमें इतने बुरे क्यों हैं? हाँ, एक बड़ा सवाल है। स्टडी का तर्क ये है कि असफलता इस परंपरा में ही कहीं छुपी हुई है। जैनस का प्रतीक हमें बताता है कि हम अतीत और भविष्य के बीच खड़े हैं, पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो भविष्य का मैं है उसे उसी अतीत के मैं की आदतों और कमजोरियों से जूझना है। अच्छा। हम 1 जनवरी को एक जादुई रीसेट बटन की तरह देखते हैं, सोचते हैं कि हम एक बिल्कुल नए इंसान बन जाएंगे, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। संकल्प इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम बदलाव की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ अंतिम नतीजे पर ध्यान देते हैं। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक धोखा है जो हम खुद को देते हैं, ये सोचकर अच्छा लगता है कि हम बदल सकते हैं भले ही हम न बदलें। इसे धोखे की जगह एक वार्षिक आशा का अनुष्ठान कहना बेहतर होगा।
स्टडी के अनुसार संकल्पों का सफल होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि हर साल उन्हें लेने का काम। ये तो दिलचस्प बात है। ये दिखाता है कि इंसान के अंदर खुद को बेहतर बनाने की एक गहरी और स्थायी इच्छा है। हर साल गिरकर फिर से कोशिश करना, यही उम्मीद की भावना नए साल का सार है। चलिए, व्यक्तिगत संकल्पों से हटकर अब जरा सामूहिक जश्न पर आते हैं। 31 दिसंबर की रात को जो पूरी दुनिया में होता है, टाइम स्क्वायर का बॉल ड्रॉप, सिडनी हार्बर की आतिशबाजी, स्टडी इन सामूहिक अनुष्ठानों के बारे में क्या कहती है? ये सिर्फ मनोरंजन तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। इन सब चीजों के पीछे गहरा प्रतीकात्मवाद है। आतिशबाजी को ही लीजिए। प्राचीन काल से ही तेज शोर और रोशनी को बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने का तरीका माना जाता रहा है। सही बात है। आज शायद हम बुरी आत्माओं में विश्वास ना करें, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका असर वही है। गुजरे साल की निराशा, तनाव, चिंताएं, इन सब को हम एक जोरदार धमाके के साथ विदा करते हैं, ताकि नए साल का स्वागत एक साफ स्लेट के साथ हो सके। हाँ, ये एक तरह का सामूहिक कैथार्सिस है। और वो आधी रात का काउंटडाउन, जब लाखों लोग एक साथ 10, 9, 8 चिल्लाते हैं, तो उसमें एक अजीब सी ऊर्जा होती है। वो साझा अनुभव और सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। उसे एक पल के लिए शहर, देश और दुनिया भर के लोग एक साथ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भविष्य का आगमन। ये याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। बिल्कुल, समय हम सबके लिए एक साथ आगे बढ़ रहा है। स्टडीज इसे एक सामूहिक ठहराव कहती हैं, एक ऐसा पल जहां पूरी दुनिया एक साथ सांस लेती है और फिर एक साथ भविष्य में कदम रखती है। ये इंसान की चुनौतियों के बावजूद भविष्य को लेकर आशावादी रहने की क्षमता का एक बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन है। अब तक हम जिस नए साल की बात कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ये बहुत व्यक्तिगत लगता है, मेरे संकल्प, मेरी नई शुरुआत। लेकिन स्टडी इसे दूसरी परंपराओं से कैसे तौलती है? क्योंकि दुनिया में तो और भी कई तरह से नया साल मनाया जाता है, जैसे कि लूनर न्यू ईयर। ये बहुत जरूरी सवाल है और स्टडीज पर काफी जोर देती है। वो ग्रेगोरियन नए साल और लूनर न्यू ईयर या नौरोज यानी पारसी नव वर्ष जैसी परंपराओं के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताती है। क्या फर्क है? जहां ग्रेगोरियन नया साल व्यक्तिगत सुधार यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट पर केंद्रित है, वहीं ये पूर्वी त्योहार सामुदायिक नवीनीकरण यानी कम्युनिटी रिन्यूअल पर जोर देते हैं। ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ, सामुदायिक नवीनीकरण? इसका मतलब ये कि वहां जोर व्यक्ति पर नहीं बल्कि परिवार, समाज और पूर्वजों पर होता है। अच्छा। लूनर न्यू ईयर में सबसे जरूरी रस्में परिवार के साथ डिनर करना, बड़ों का सम्मान करना और पुराने झगड़ों को भुलाकर रिश्तों को ठीक करना होता है। घरों की सफाई सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए सौभाग्य लाने के लिए की जाती है। और नौरोज? इसी तरह नौरोज में प्रकृति के नवीनीकरण का जश्न मनाया जाता है, जो वसंत के साथ आता है। तो आप देख सकते हैं कि फोकस मैं से हटकर हम पर है। तो क्या स्टडी ये तर्क देती है कि एक परंपरा दूसरी से बेहतर है, या ये सिर्फ सांस्कृतिक मूल्यों का अंतर है? ये मूल्यों के अंतर को ही उजागर करती है। स्टडी का कहना है कि ग्रेगोरियन नया साल पश्चिमी संस्कृतियों के व्यक्तिवाद को दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत सफलता को बहुत महत्व दिया जाता है। वहीं लूनर न्यू ईयर जैसी परंपराएं पूर्वी संस्कृतियों के सामूहिकतावाद को दर्शाती हैं, जहां परिवार और समाज का सामंजस्य सबसे ऊपर है। बिल्कुल, कोई भी बेहतर या बदतर नहीं है, ये बस दुनिया को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं। इससे मुझे एक और सवाल सूझ रहा है। स्टडी नए साल को एक धर्मनिरपेक्ष उत्सव कहती है, जो इसे क्रिसमस जैसे धार्मिक त्योहारों से अलग करता है। लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? जिस तरह से 1 जनवरी और ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरी दुनिया पर हावी है, क्या इसका संबंध यूरोपीय साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म के प्रसार से नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा है और स्टडी इस तनाव को स्वीकार करती है। वो मानती है कि 1 जनवरी का जो वैश्विक प्रभुत्व है, वो सीधे तौर पर यूरोपीय उपनिवेशवाद का नतीजा है। जैसे जैसे यूरोपीय शक्तियों ने दुनिया भर में अपना प्रभाव फैलाया, उन्होंने अपना कैलेंडर, अपनी भाषा और अपनी परंपराएं भी फैलाईं। तो हाँ, इसकी जड़ों को एक खास सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो फिर इसे धर्मनिरपेक्ष कहना कहाँ तक सही है? देखिए, स्टडी का तर्क ये है कि भले ही इसका प्रसार ऐतिहासिक रूप से एक खास संस्कृति से जुड़ा हो, लेकिन आज इसने अपना धार्मिक या सांस्कृतिक चोला काफी हद तक उतार दिया है। कैसे? आज जापान, भारत या ब्राजील में जब लोग 1 जनवरी मनाते हैं, तो वो इसे रोमन देवता या ईसाई परंपरा से जोड़कर नहीं देखते।
वो इसे समय के गुजरने का, एक नई शुरुआत का और एक ग्लोबल दुनिया का हिस्सा होने के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इसका फोकस किसी ईश्वर पर नहीं, बल्कि समय की गति और नई शुरुआत के उस यूनिवर्सल मानवीय अनुभव पर है। और इसी वजह से ये एक समावेशी वैश्विक उत्सव बन पाया है, जिसे हर कोई अपने तरीके से अपना सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो द डॉन ऑफ जैनिस हमें ये बता रही है कि नया साल सिर्फ एक रात की पार्टी नहीं है। ये एक जटिल सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक घटना है। बिल्कुल, ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपना अतीत देखते हैं और एक ऐसी खिड़की है जिससे हम अपने भविष्य में झांकते हैं। ये हमें मौका देता है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लें और साथ ही सामूहिक स्तर पर पूरी मानवता के साथ एक साझा भविष्य की उम्मीद करें। ये परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण है। रोमन प्रतीकवाद, व्यक्तिगत आकांक्षाएं और एक वैश्विक जुड़ाव की भावना। तो हमने देखा कि अंग्रेजी नया साल सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि हमारी साइकी का, हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा है। ये रोमन देवता जेनस के 2 चेहरों से प्रेरणा लेता है, एक जो गुजरे हुए कल का हिसाब करता है और दूसरा जो आने वाले कल के लिए उम्मीदें जगाता है। सही कहा। ये संकल्पों के माध्यम से आत्म सुधार की हमारी उस कभी न खत्म होने वाली इच्छा का प्रतीक है। और आतिशबाजी या काउंटडाउन जैसे सामूहिक समारोहों के जरिए ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी उम्मीदों और डर में अकेले नहीं हैं। इसका धर्मनिरपेक्ष और लचीला स्वरूप ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इसे दुनिया भर के लोगों से जोड़ता है। समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत में जैनिस के 2 चेहरों का जिक्र है, जो अतीत और भविष्य को देखते हैं। एक पल के लिए सोचें, अगर जैनिस का एक तीसरा चेहरा होता तो वो किस ओर देखता? ये दिलचस्प सवाल है। शायद वो है वर्तमान क्षण, यानी अभी की ओर देखता। यह सोचना दिलचस्प है कि नए साल की शुरुआत में अतीत के चिंतन और भविष्य की योजना के बीच वर्तमान पल में पूरी तरह से जीने का क्या महत्व हो सकता है।